हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं रिलेटेड टू रीजनिंग। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे और वो बात जो है वो है आपकी रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को हमें पहले देखना चाहिए एंड किन किन टॉपिक को हमें साथ में मिला के तैयार करना चाहिए। तभी जो आपका आईबीपीएस आने वाला है अभी सितंबर से उसके जो नोटिफिकेशन आना है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कैलेंडर तो आ ही चुका है एंड जो आपकी एग्जाम है सबसे पहले आरआरबी आएगा एंड फिर क्लर्क आएगा, आईबीपीएस आएगा। तो उसके लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप आईबीपीएस पीओ को टारगेट में रख के चलो। आप आईबीपीएस पीओ की रीजनिंग टारगेट में रख के चलो तो आपके पीछे छोटे छोटे एग्जाम है लाइक आरआरबी पीओ मैं छोटा एग्जाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपका आईबीपीएस पीओ से आरआरबी पीओ जो है वो हल्का रहता है, ओके, इजी रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्लर्क है वो ऑब्वियसली थोड़े इजी ही होते हैं उससे, आईबीपीएस पीओ से। तो मेन आप आईबीपीएस पीओ को टारगेट करके चलो। अच्छा, अब यहाँ पे जो रीजनिंग होती है उसको दोनों तरह से प्रिपेयर करना होता है। आपको प्री के लिए अलग करना होता है, मेंस के लिए अलग करना होता है। हालांकि टॉपिक सेम है, अगर आप बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी की तो सेम होता है, उसमें खाली 2 स्टेटमेंट आते हैं, उसमें खाली 3 स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका है। उस मेथड को हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। काफी लोगों के मेल भी आए थे मुझे कि मुझे पूरी तैयारी करनी है इसकी, तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो में आई होप आपके सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट को कैसे यूज करना चाहिए ये हम यहाँ पे सीखेंगे एंड उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए। और जब आप टेस्ट सीरीज बाय कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये बच्चा बैठा हुआ है। वैसे तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होती है प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो पूरी आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड होती है। इसमें कोई रूल्स नहीं होते, इसमें कोई भी आपकी थ्योरी नहीं होती कि जिससे आप रट लेंगे। आपको मेन जो एक क्वेश्चन होता है उसके जो आपका बेस्ड होता है उसको देखना होता है। उसके बाद पूरा आपका कॉमन सेंस लगता है कि आप अपना कॉमन सेंस कितना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जितना अच्छे तरीके से आप उसे लगा सकते हो उतना ही आप रीजनिंग को डीपली समझ सकते हो, और जरूरी भी है इसको समझना, क्योंकि रीजनिंग जो है वो एक स्कोरिंग पार्ट होता है। स्कोरिंग पार्ट इसलिए होता है क्योंकि देखो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, मुश्किल से 4-5 नंबर ज्यादा स्कोर कर लेते हैं अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड से है तो, ओके। इसके अलावा जो जीए होती है वो भी एक स्कोरिंग पार्ट होता है, एंड इंग्लिश जो होती है वो इंग्लिश वालों की जो ठीक होती है, बट आपका जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग के लिए वो स्कोरिंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जो कोई भी स्ट्रीम से स्टूडेंट आए वो सबके लिए ही सेम होता है, ओके। तो यहाँ पे रीजनिंग में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हो वो हम देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ प्री की, तो प्री में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होती है स्पीड, ओके। वो क्या होती है आपकी स्पीड। क्योंकि अभी जो आपका आईबीपीएस क्लर्क हुआ था, अभी लास्ट एग्जाम आपका आईबीपीएस क्लर्क हुआ था, वैसे तो आपका एनआईएससीएल भी हुआ था, लेकिन मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, बैंक की बात कर रही हूँ। हालांकि पैटर्न जो है वो सबका सेम ही होता है। तो अभी जो आईबीपीएस क्लर्क हुआ था उसमें आपने देखा होगा रीजनिंग का पेपर इतना इजी आया था कि लोगों ने 33-34 तक स्कोर किया है आउट ऑफ 35। अभी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि नहीं इतना कोई स्कोर नहीं कर सकता, तो आप देखिएगा, सर ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कट ऑफ को डिस्कस करा था। उसमें ही जिस भी पर्सन का उन्होंने जो आपका स्कोर कार्ड है वो जो पोस्ट करा था उसमें ही उस आई डोंट नो कि मेल है या फीमेल है, तो उस एस्पायरेंट के ही 33.75 मार्क्स थे आउट ऑफ 35। तो आप देख लो, खाली एक उसका क्वेश्चन जो था वो आई थिंक गलत हो गया होगा शायद, तब उसका 1 नंबर वो चला गया एंड 225 जो है वो आपके माइनस में चले गए। तो मतलब 35 उसने क्वेश्चन करे होंगे तो करीबन उसके 34 करेक्ट हुए, ओके। तो आप देख लो कि कितना इजी आया था। अब इजी आया था, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है इसमें आपकी स्पीड। प्री में सबसे ज्यादा क्या जरूरी होती है? स्पीड। दूसरी बात, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे कि आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आपकी चाइनीज कोडिंग होती है। चाइनीज कोडिंग जो होती है सबसे इजी कोडिंग होती है। अभी कोडिंग डिकोडिंग की एक सीरीज चल रही है, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके व्यू करो, उस पर रेगुलर आप उसको फॉलो करो, तो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बेसिक टू हाई मैंने एक सीरीज चला रखी है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी जो आती है वो भी एक स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको आपकी मतलब जैसे कि पजल में ऐसा होता है, कभी कोई नया पजल आ जाता है या पॉसिबिलिटी बनती है या थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन
आपकी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उसमें सीधा सीधा आपको सब कुछ साफ साफ दे रखा होता है। ओके, ये खाली मैं प्री की बात करी हूँ। मेंस में तो अलग टाइप की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, मैं उसको भी बताऊंगी कि वो कैसी आती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आपकी प्री में आती है उसमें खाली आपके यहाँ पे अल्फा और अल्फाबेट और नंबर्स होते हैं, सिंबल होते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं कि बताइए लेफ्ट एंड से जो एलिमेंट होगा वो कौन सा है, या उसका थर्ड टू द राइट में कौन सा है, या उसका थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा है, या फिर कितने सिंबल है जो प्रीसीड कर रहे हैं नंबर को एंड फॉलो कर रहे हैं सिंबल को। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली इससे स्कोर कर सकते हैं। अल्फाबेट सीरीज जो होती है वो अलग होती है। अल्फाबेट सीरीज क्या होती है कि आपको अल्फाबेट गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया जीमेल, यहाँ पर हो गया याहू। तो उसको क्या करते हैं ये लोग, फिर पूछते हैं कि अगर बताइए यहाँ से अगर जी को हटा दिया जाए, मतलब सारे ही जो वर्ड होते हैं उसमें से अगर फर्स्ट लेटर हटा दिया जाए तो यहाँ पे कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिससे आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कंपेयर में थोड़ी सी मॉडरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी वोकैब है उसका एक टेस्ट हो जाता है। ओके, तो ये इसके कंपेयर में थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं होती है। अगर इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं, एक या दो ही क्वेश्चन वोकैब को लेके बनते हैं। ओके, तो 5 अगर क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वोकैब को लेके बन जाते हैं। फिर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो इनइक्वालिटी जो है वो आपकी ज्यादातर प्री में ही आती है। मेंस में इनइक्वालिटी नहीं पूछी जाती है, और पूछी भी जाती है तो वो आपकी सिंबल्स उसमें बस वो ऐड कर देते हैं, मतलब खाली सिंबल्स को लगा देते हैं। तो वो टॉपिक जो है वो टफ नहीं होता, बिकॉज सिंबल को लगा देते हैं। तो अगर आप सिंबल को फटाफट से चेंज कर लेते हो तो आप इजिली इनइक्वालिटी को कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी जो है मेंस में इतनी वैसी नहीं आती है, लेकिन इनइक्वालिटी जो है उसका प्री में बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मिनट के अंदर अंदर निपट जाते हैं, बल्कि 2 मिनट से भी कम समय लगता है अगर आपका क्लर्क का लेवल हो तो। ओके, उसके अलावा आपका गिवन है स्लॉक्स। तो स्लॉक्स में आपके जो वेन डायग्राम का यूज करके आप स्लॉक्स बनाते हो तो इजीली उसमें स्कोर कर लेते हो। डेटा सफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो डेटा सफिशिएंसी में यहाँ पे हमेशा जब भी प्री बेस्ड डेटा सफिशिएंसी आती है तो वो खाली 2 स्टेटमेंट को लेकर आती है। ओके, तो 2 स्टेटमेंट वाली जो है डेटा सफिशिएंसी प्री में पूछी जाती है, और मेंस में कैसी पूछी जाती है, 3 स्टेटमेंट वाली पूछी जाती है। तो डेटा सफिशिएंसी को अलग से प्रिपेयर करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहले आपको क्या करना है, पहले जो ये टॉपिक होते हैं ना, पजल के टॉपिक होता है, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग के अलावा आपका रैंक है, डायरेक्शन है ना। तो ये जो टॉपिक होते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो डेटा सफिशिएंसी जो है वो अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको खाली जो डाटा गिवन होता है उसे बताना होता है कि फर्स्ट से आप आंसर फाइंड कर सकते हो या फिर सेकंड से फाइंड कर सकते हो। तो आपके बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए डेटा सफिशिएंसी, तो फिर अपने आप निपट ही जाता है। मशीन इनपुट की बात करते हैं तो प्री में मशीन इनपुट का जो लॉजिक होता है वो इतना टफ नहीं होता है जितना मेंस में होता है। एंड मेंस से पता भी नहीं होता है कि मशीन इनपुट हम क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा समय चाहिए होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए मशीन इनपुट को करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको लॉजिक पकड़ना होता है। ओके, एंड लॉजिक पकड़ना जो होता है वो टफ होता है सब में, सारे ही टॉपिक में सबसे टफ टॉपिक जो होता है वो होता है किसी भी चीज का लॉजिक पकड़ना। क्योंकि ऑब्वियसली आपका मेंस में इतने इजी लॉजिक तो देते नहीं है, और हमारे लिए टफ और भी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे सर पे टाइमर चल रहा होता है। तो मेंस के लिए तो ये काफी टफ टॉपिक है, लेकिन प्री के लिए इजी टॉपिक होता है क्योंकि उसमें आपको इतना जो टफ आपका लॉजिक होता है वो नहीं दिया होता है। तो इसमें भी आपको स्पीड बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे मैं मशीन इनपुट पर भी कोडिंग डिकोडिंग के बाद मैंने सोचा है कि मैं मशीन इनपुट पूरी सीरीज लेकर आऊंगी, जिसमें आपकी बेसिक टू हाई मशीन इनपुट को कवर करवाऊंगी। बाकी जैसा आप कहेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक कहेंगे उस पर आपकी वीडियो लाई जाएंगी। रैंक की अगर बात करते हैं तो रैंक के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो इस पर छोटे छोटे पजल भी बनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट होता है स्कोरिंग पार्ट, क्योंकि रैंक जो होता है वो काफी इजी रहता है। ठीक है, तो रैंक जो होते हैं वो आपके पहले तो ऐसा होता था लीनियर बेस्ड पूछे जाते थे कि इस पर्सन की रैंक जो है वो 3rd है टॉप से, और बॉटम से 14 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, ऐसा करके पूछा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब रैंक के जो क्वेश्चन है ना वो छोटे से पजल बना के पूछे जाते हैं, 3 या 4 लाइन के, जबकि जो एच की हाइट है वो बी से ज्यादा है, सी की हाइट जो है वो बी से कम है, इस तरीके के पूछे जाते हैं। फिर बोलता है कि बताइए अब आप कि टॉलेस्ट पर्सन इसमें कौन सा है या स्मॉलेस्ट पर्सन कौन सा है। तो इस टाइप का छोटा सा पजल बनाकर पूछते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन आपका दोनों तरह से पूछा जाता है, आपका पजल में भी पूछा जाता है और आपका मिसलेनियस में जो आपका लीनियर बेस्ड होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो इसको आप पजल में प्रिपेयर कर लोगे तो आपको लीनियर में करने में तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लीनियर में ज्यादातर कैसे पूछते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है और फिर वो 135 डिग्री जो है वो मूव करता है। अब आप बताइए कि वो किस तरफ फेस कर रहा है। तो मतलब आपका जो है वो डिग्री पर बेस्ड डायरेक्शन को देने लगे हैं। ओके, एंड फिर बात आती है पजल की। देखो, पजल को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और अगर आपका पजल वीक है तो मैं एक तरीका बताती हूँ, आप उस मेथड का यूज करके देखो, आप पजल में स्कोर कर लोगे।
वो तरीका ये है कि जब आप पजल को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो मतलब सबसे पहले आप प्रिपेयर करो फ्लोर को, ठीक है। फ्लोर, वैकेंट फ्लोर मत लेना, जो सिंपल फ्लोर होते हैं उनको लो। फ्लोर के संग लो फिर आप मिक्स वेरिएबल के संग लो आप बॉक्स, और बॉक्स के संग लो आप रैंक, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल पजल। बस ये जो 5 पजल होती है इनको आप साथ पढ़ो, ठीक है। साथ पढ़ो मतलब आप अपना एक टाइम बना लो कि मुझे 15 दिन, अभी बहुत टाइम है ना आपके पास, मतलब आपके पास जितना टाइम होना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास। तो जो फ्लोर, मिक्स वेरिएबल, बॉक्स, रैंक एंड शेड्यूल, इस टॉपिक पर जो बेस्ड पजल होते हैं इनको आप प्रिपेयर करो करीबन 10 से 15 दिन। ओके, खाली इन्हीं टॉपिक को करो, बाकी सर्कल, स्क्वायर, लीनियर सब छोड़ दो, खाली इन्हीं पर खूब प्रैक्टिस करो। ओके, उसके बाद जब इस पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इस पे अभी प्री बेस प्रैक्टिस करो, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आप उनको देखो। वैसे तो आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, खाली आप कैफ के अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो करीबन इस समय मैंने 250 से ज्यादा वीडियो जो है वो पजल बना रखी है, और किसी भी एक वीडियो में मैं एक पजल डिस्कस नहीं करती हूँ, हमेशा 2 पजल डिस्कस करती हूँ अगर वो प्री लेवल है तो, ठीक है। मेंस लेवल जो होता है वो मतलब हाई होता है तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं एक ही डिस्कस करती हूँ। लेकिन प्री हमेशा मैं 2 और कभी कभी तो मैंने 3 भी डिस्कस करे हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे मान लो 150 वीडियो भी हैं पजल की जिसमें मैंने प्री को लेके बनाई है, तो आपको 300 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे, आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक क्वालिटी होती है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट नहीं करती, उसमें जब कोई एक यूनिकनेस होती है तभी मैं उस क्वेश्चन को लेकर आती हूँ। तो आपको डिफरेंट टाइप की पजल जो है वो यहीं पर मिल जाएंगे, किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आप उसे खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, तो आपको क्या होगा, एक तो आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा और फिर उसकी सही अप्रोच ही मिल जाएगी, तो इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात, जब ये वाला आपका टॉपिक कवर हो जाए तब आप इसके बाद शुरू करो यहाँ पे लीनियर बेस। लीनियर बेस में क्या होता है, आपको लेफ्ट और राइट का याद रहता है कि लेफ्ट इस साइड आपका, राइट इस साइड में है, लेफ्ट इस साइड में है। नॉर्थ की प्रैक्टिस करो, फिर साउथ की प्रैक्टिस करो, और एंड में जाके आप सर्कल और स्क्वायर की प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आप इसे करके देखो, तो आपकी जो पजल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पजल जो है वो तो बनानी ही पड़ेगी। काफी लोग कमेंट करते हैं कि क्या पजल बनाना जरूरी है? बहुत जरूरी है, मतलब आप खाली मिसलेनियस से तो स्कोर कभी नहीं कर सकते हैं। पजल, अभी आप प्री की बात करते हैं तो 35 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 15 से 17 नंबर की तो पजल ही देखने को मिलेगी, मतलब 50% रोल जो होता है वो पजल का होता है, और मेंस में तो इससे भी ज्यादा होता है। अगर आप अभी आईबीपीएस क्लर्क अगर आपने बोले दिया है तो आप जानते होंगे करीबन 5 से 6 पजल जो है पूछी गई थी, हर टॉपिक पूछा गया था, उसमें सर्कल भी था, आई थिंक लीनियर भी था, बॉक्स बेस भी था, फ्लोर भी था, शेड्यूल पजल भी था, एंड इसके अलावा ब्लड रिलेशन भी था। मैं इसे ब्लड रिलेशन लिखना भूल गई हूँ, तो आप ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो ब्लड रिलेशन भी था, तो पजल तो जरूरी है, उसको तो आपको प्रिपेयर करना ही है। अच्छा, जब भी आप प्री की प्रैक्टिस करो तो उसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक तो आप मिनिमम करो ही। और क्विज की प्रैक्टिस खूब करो। क्विज की प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि छोटे छोटे क्विज होते हैं, और छोटे छोटे क्विज से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, और प्री में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी स्पीड बढ़ाना। तो इसके लिए क्या करो, छोटे छोटे जो क्विज होते हैं उनसे प्रैक्टिस जरूर करो। ये मैं मेंस के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट है, एप्लीकेशंस हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर लो, ठीक है, और उसको डाउनलोड करके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्विज के, वो जरूर बनाओ। तो उससे क्या होगा ना, उससे स्पीड बढ़ेगी। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगर आप 2 बाय नहीं कर सकते हो तो एक तो जरूर कर लो, ठीक है। 20 टेस्ट होते हैं, 20 टेस्ट सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। उनको दो, अपने 2 दिन में एक एक बार टेस्ट को दो, लेकिन बिल्कुल सीरियस होकर दो, जैसे कि आप एग्जाम में दे रहे हो। तो एक एक टेस्ट को आप बहुत ही ढंग से एनालाइज भी करो। उसके बाद वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे एनालाइज करना चाहिए, और क्विज की खूब प्रैक्टिस करो। फिर बात करते हैं हम लोग मेंस की। तो मेंस में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का ही होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो पहले आपके मिक्स वेरिएबल, शेड्यूल, फ्लोर, सर्कल, स्क्वायर, लीनियर, बॉक्स ही पूछे जाते थे, लेकिन अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो कि आपके कार्ड्स पर बेस्ड होते हैं। अभी एक वीडियो आपकी और आने वाली है जिसे मैंने कार्ड्स पर बेस्ड एक पजल कराया है, तो उसे आप देखिएगा, अभी 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएगी। ओके, एंड इसके अलावा आपकी क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं, मैट्रिक बेस्ड पजल जो है वो आने लगी है। तो पजल का जो रोल है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, आपके न्यू टाइप की पजल जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे पजल में आपका जो स्कोर करना है वो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब पजल आपको आनी चाहिए। अच्छा, पजल कैसे आनी चाहिए फॉर मेंस? जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो नए नए टाइप के पजल्स होते हैं उनको आप पिक करो, एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। खुद से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखो, अगर आपसे बन जाता है ठीक है, नहीं बनता है फिर भी आप सॉल्यूशन देखो, उसकी लैंग्वेज को समझो, उसके सॉल्यूशन को समझो कि इसने सॉल्यूशन कैसे दे रखा है, इसकी लैंग्वेज क्या है। अब जरूरी नहीं है कि आपने एक बार अटेम्प्ट करा, आपसे नहीं बना, आपने छोड़ दिया, और फिर उसका सॉल्यूशन देखा कि अच्छा ये सॉल्यूशन था, और फिर उसे आपने छोड़ दिया। नहीं, सॉल्यूशन देख लिया,
थोड़ी देर के लिए उसे रोक दो, फिर सेकंड टाइम उसी क्वेश्चन को फिर ट्राई करो। पजल जो है वो इसी तरीके से आती है। जब मैंने पजल स्टार्ट करी थी पढ़ना, तो मैंने इसी तरीके से करी थी, मैं पजल खुद से सॉल्व करती थी और मैं उस पजल को तब तक आज भी मेरे अंदर यही हैबिट है कि मैं किसी भी पजल को तब तक सॉल्व करती हूँ जब तक मुझसे सॉल्व नहीं हो जाती, मैं उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होती। इनफैक्ट मुझे और मजा आता है जब किसी भी चीज में फंस जाओ, उसके बाद मुझे और भी मजा आता है कि इसको और मतलब क्लियर करा जाए। कि एक पजल होता है ना, पजल का मतलब होता है उसके बीच में फंस जाना, तो उससे निकलने में बहुत मजा आता है। तो ये अपनी हैबिट बनाइए, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप उसे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, आप उसके पीछे मत पड़ो। लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपने जीए पढ़ लिया, आपने मैथ्स पढ़ लिया, आप घूम लिए फिर लिए, उसके बाद फिर आप उस क्वेश्चन को उठाओ। अगर आप देख रहे हो वो क्वेश्चन ठीक है, उसका सॉल्यूशन ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को उठाओ। जब तक वो बिल्कुल क्लियर कट आपके माइंड में सेट ना हो जाए, तब तक आप उस पजल को बनाओ। तो आपको पजल के तो पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी आप मेन स्पेस पजल को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, बाकी के जो टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, इनको तो आप जो है वो ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि आपकी पूरी लॉजिक बेस्ड होती है, मशीन इनपुट पूरी लॉजिक बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, अगर समझ आया इसका लॉजिक तो भाई हमारे 5 नंबर बन गए, अगर नहीं आया तो फिर तो गए 5 नंबर। ये तो इस पर होती है। ओके, अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज है वो कोडिंग डिकोडिंग पर, सॉरी कोडिंग पर, कंडीशन पर बेस्ड आने लगी है। इसकी एक सेशन में लेकर आने वाली हूँ। कोडिंग डिकोडिंग की जो सीरीज चल रही है उसी में एक सेशन लेकर आऊंगी, जो कि अभी कंडीशन बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उन पर। तो अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो भी थोड़ी सी टफ कर दी गई है, लेकिन फिर भी काफी स्कोरिंग पार्ट है इन कंपेयर टू पजल। ठीक है, पजल से तो ये अच्छा ही है। दूसरी बात, यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन का तो ये हिसाब है कि हमको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक करके आए हैं, बट वहां पे गलत हो जाता है। तो बेहतर है कि लॉजिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा अवॉइड करके आप बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें कवर करो। ऐसा नहीं है कि लॉजिकल क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही छोड़ देना है, ये करना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इजी सा, तो वो तो आपको 1 पॉइंट अगर मिल रहा है या फिर एक स्कोर मिल रहा है, तो वो वो जरूरी भी है, क्योंकि एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन होता है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल अवॉइड भी नहीं करना है, लेकिन मैं ये कहूंगी लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देने से बेहतर है कि आप बाकी की जो टॉपिक होते हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि उसमें आपके नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें एक्यूरेसी होती है। आप लॉजिकल रीजनिंग कितना भी पढ़ लो, उसमें इतनी एक्यूरेसी कभी नहीं आती है। ओके, हर 10 टाइप के लॉजिक जो है वो निकलते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं उन पर अपना समय ज्यादा दो। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो एक ज्वाइन कर सकते हो। 10 टेस्ट अगर ज्वाइन कर लो तो सफिशिएंट है। मतलब जैसे कि आपकी जो प्री होता है उसमें से करीबन आपके 20 टेस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड इतनी मैटर नहीं करती है जितनी आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। अभी आप देखिएगा तो मेंस की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं रहती है, और हाई रहती भी आपकी इतनी हाई नहीं रहती है। दूसरी बात, उसमें आपका जीए और मैथ्स वो तो आप कर लेते हो, लेकिन आपकी जो मेन चीज होती है वो होती है एक्यूरेसी। ओके, रीजनिंग एंड मैथ्स से रिलेटेड जो होती है वो होती है एक्यूरेसी, कि आप ज्यादा जो क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट मत करो, लेकिन जितने करो वो आप एक्यूरेसी के साथ करो। तो एक्यूरेसी जरूरत पड़ती है इसमें। तो जरूरी होता है मेंस के टेस्ट के लिए कि आप डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न होते हैं उसे सीखो। भले ही उसमें स्पीड ना हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहां आपके पास समय होता है, आप थोड़ा सा समय दे सकते हो। और जो वेबसाइट होती है वहां से प्रैक्टिस करा करो। यहाँ पे मैं क्विज का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि क्विज में क्या होता है ना, अगर 15 मिनट का क्विज है, कोई क्वेश्चन जो है वो बड़ा दे रखा है, आपसे 15 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ तो आप उसे छोड़ देंगे। तो नहीं, यहाँ पे क्विज से मत करो, यहाँ पे आप वेबसाइट से करो। 15 मिनट क्या आपको, अगर 15 मिनट क्या आपको अगर 25-30 मिनट भी लगते हैं तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके ही बाहर निकलो। ओके, इसमें जरूरी होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जो सॉल्यूशन है उसका वो निकलना आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब मॉक टेस्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे करना चाहिए। देखो, जैसे कि आप 20 मॉक टेस्ट लेते हो, डेली एक मॉक टेस्ट कभी मत दो। हमेशा एक दिन में एक मॉक टेस्ट दो। दूसरे दिन में आप क्या करो, उसी मॉक टेस्ट जो कि आपने पहला वाला मॉक टेस्ट जो आपने दिया है, सेकंड डे आप उसको एनालाइज करो। आप उसको एनालाइज करो मतलब उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। अगर रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन बच गया है, कोई भी पजल बच गया है, तो आप उसको देखो। आप दोनों काम एक दिन मत करो। दोनों काम एक दिन करोगे तो मतलब आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे, इसके बाद आप एनालाइज भी करोगे, तो आपको खुद मन नहीं लगेगा। एक दिन आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देख के छोड़ दो। बाकी क्या, आप जीए पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मतलब जो अलग से पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन मॉक टेस्ट एक दिन दो। दूसरे दिन उसको एनालाइज करो। जिस दिन मॉक टेस्ट दो उस दिन उसको एनालाइज मत करो, दूसरे दिन उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद देखो कि उसमें क्या क्या आपकी जो रॉन्ग हुए हैं तो वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, आपने क्या गलती करी है। दूसरा, जो आपने नहीं अटेम्प्ट करा है तो आपने क्यों अटेम्प्ट नहीं करा, आपसे क्यों अटेम्प्ट वो नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन होता है प्रॉपर, वो सॉल्यूशन देखो। एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। ओके,
हाउ टू वॉच माई वीडियोस, मेरी वीडियोस कैसे देखना चाहिए। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मैंने तो हमेशा वीडियो को सॉल्व करने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोलती हूँ कि क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट जरूर करो, उसके बाद आप अप्रोच देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करोगे ना, तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका वीडियो के स्टार्ट होने से या फिर वीडियो के पूरा सॉल्यूशन देखने से पहले सॉल्व हो जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मैंने सॉल्व कर लिया था। एंड मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे ही अलग टाइप के होते हैं, मतलब उसमें एक नई चीज होती है, उन्हीं पजल को और उन्हीं सिटिंग अरेंजमेंट को मैं डिस्कस करती हूँ। तो पहले खुद से सॉल्व जरूर करा करो क्वेश्चन। दूसरी बात, जब भी मेरी वीडियो देखा करो तो प्लीज एक पेपर एक पेन लेके जरूर बैठा करो और साथ साथ पॉइंट्स को लिखा करो। तो इससे क्या है, एक हैबिट बनेगी। ये कुछ दिन करो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन के लिए खाली ये करके देखो, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सेशन को खत्म करते हैं। 15 से 20 मिनट हम लोगों ने बात करी इस टॉपिक पर कि कैसे तैयार करना चाहिए। तो आप तैयार करो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। currentaffairsfunda1@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है, आप इस पर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो डाउट सेशन है वो आज नहीं आया है बिकॉज इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे मेरे पास। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सो यू कैन मेल मी, और मैं उस क्वेश्चन को फिर आगे डिस्कस करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।